चुनाव दरवाजे पर खड़े मध्य प्रदेश में जबरदस्त सरगर्मी है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में जिस तरह बड़े खिलाड़ियों को उतारा है, उसके बाद ये अटकलें तेज हैं कि इस बार श्रीमंत का नाम भी हो सकता है। नाम सिर्फ उम्मीदवारी के लिए नहीं, बल्कि सीएम की रेस में भी शुमार किया जा सकता है। ऐसे में श्रीमंत की कहानी को समझते हैं, जिनका ताल्लुक ताकतवर सियासी घराने से है। परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता। एक ऐसा रॉयल चेहरा जो पब्लिक के बीच आज भी राजा है। एक ऐसा रॉयल वंशज जिनके राजशाही परिवार का पराक्रमी इतिहास 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। कभी 4000 करोड़ के महल में रहने वाले राजकुमार, ये पसीना टपकता है तो आपके लिए टपकता है। ये पसीना क्या, मेरे फन संबल को मेरे खून की जरूरत होगी तो खून आपके लिए। कभी स्टाइलिश चश्मे और कोट टाई में धांसू लुक, तो कभी तलवार थामे राजा की शाही परेड। वो अपनी ठसक पर राजनीति करने का हुनर जानते हैं। संसद से सड़क तक उनकी हर गर्जना को देशवासी पहचानते हैं। मेरी दादी, मेरी आजमा राजमाता विजयाराजे सिंधिया का था, वही बोलने की कल्पना मेरे पूज्य पिताजी का था, और उस कल्पना को चाहे मेरी जान जाए तो उसको साकार करके ही मैं रहूंगा। श्रीमंत ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ताकतवर शाही घराने से सियासत तक सिंधिया वंश के किरदारों का जिक्र किए बिना देश की राजनीति का अध्याय अधूरा है। उसी शाही खानदान के तीसरी पीढ़ी के लीडर हैं श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके हर अंदाज में धमक है, हनक है और बोल बेबाक है। सियासत में कभी कोई पीछे नहीं जाता। सियासत में सदैव, जैसे क्रिकेट में कहा जाता है, फ्रंट फुट पे ही बैटिंग होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो निर्देश हर कार्यकर्ता को दिया जाएगा, उस निर्देश का पालन करना हर कार्यकर्ता का दायित्व नहीं, मैं मानता हूं धर्म होता है। पराक्रमी कुल के घराने सिंधिया राजनीति अपनी ही स्टाइल में करते हैं। उनकी पहचान है बाहां चढ़े कुर्ते और हुंकार वाली बोली, जो ये कहता है कि दोस्तों का दोस्त हूं। देश की जनता ने इनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया है, अब सदन से भी स्वयं बाहर जा रहे हैं। प्लीज थिंक दैट मणिपुर इज अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, इट अफेक्ट्स द होल नेशन। शायद कांग्रेस के नेता को इन शब्दों को सुनना चाहिए था कल यहां भाषण देने के पहले। सिंधिया परिवार अपने मास्टर स्ट्रोक के लिए मशहूर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया तीसरी पीढ़ी के नेता हैं और उनके समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आज हम अपने इस स्पेशल एडिशन में ज्योतिरादित्य सिंधिया की हर उस कहानी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। यूं तो राजनीति में राजे रजवाड़ों से ताल्लुक रखने वाले चेहरों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन जो रुतबा, राजनीतिक हैसियत सिंधिया वंश को हासिल है, उसकी टक्कर का कोई दूसरा घराना नहीं है। एक बार फिर देश के दिल यानी मध्य प्रदेश की राजनीतिक फिजा में गूंजने लगा सिंधिया का नाम। एक बार फिर श्रीमंत के मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं तूल पकड़ने लगी। बहुत पहले माधवराव भी मुख्यमंत्री बन गए होते और सिंधिया भी एक अच्छे मुकाम पे होते, लेकिन हमेशा उनको ब्रेक लगाया, आगे नहीं जाने दिया। तो सिंधिया जी इस बात को जानते हैं कि मैं वास्तव में सच्चे जनसेवक के रूप में कहाँ सेवा कर सकता हूँ, कहाँ मेरी विचारधारा एक है, क्योंकि डीएनए में तो वही विचारधारा है ना, हिंदुत्ववादी। कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर से नुकसान हुआ, हमारी सरकार चली गई। ऐसे में दोबारा इनको कांग्रेस में लेने का कोई औचित्य नहीं है, किस आधार पर इनको लेंगे। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इनको अपने में मिलाएगी। अब इस इत्तेफाक कहें या फिर पिता माधवराव सिंधिया के पद चिन्हों पर चलने की चाहत कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जुलाई 2021 में जब मोदी सरकार में मंत्री पद की शपथ ली,
तो उन्हें पीएम मोदी ने सिविल एविएशन मंत्री बनाया। 1991 में उनके पिता माधवराव सिंधिया भी पीवी नरसिम्हा राव सरकार में इसी मंत्रालय को संभालते थे। पिता का अक्स न सिर्फ उनके कामकाज में झलकता है, बल्कि उनके हाव भाव में भी माधवराव सिंधिया की तस्वीर उभरती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बोलने का अंदाज, जनता के बीच पहुंचने का अंदाज, समर्थकों को पीठ थपथपाकर हौसला बढ़ाने का अंदाज वैसा ही है जैसा माधवराव सिंधिया का हुआ करता था। इसीलिए दिल्ली से जैसे ही ग्वालियर की धरा पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पांव पड़ते हैं, उनके चाहने वाले घेर लेते हैं। ग्वालियर चंबल से मालवा निवाड़ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया हवाओं का रुख भांपने में माहिर हो चुके हैं। वो ऐसे खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो चुके हैं कि किंग मेकर के रूप में पहचान बना चुके हैं। सिंधिया परिवार का पब्लिक कनेक्शन हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, मतलब डेमोक्रेसी के पहले से भी। मतलब ये जो जीवाजीराव सिंधिया रहे हों या माधवराव प्रथम रहे हों, उनके बारे में जो हमने पढ़ा है वो लिखा है कि वो अपना दरबार लेके चलते थे। जैसे आज प्रोग्राम चलते हैं आपकी सरकार आपके द्वार, तो वो पूरा का पूरा दरबार लेके पूरे इलाके में घूमा करते थे और रात को वहीं कैंप करते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे और उनके आधार पर वो विकास योजनाएं भी बनाते थे। जैसा कि आजकल होता है ना, पूरे अगर हम उनके पूरे क्षेत्र को देखेंगे यहाँ से लेके विदिशा तक, तो आप देखेंगे कि हर तरह की योजना आपको वहाँ मिलेगी। पानी की योजना मिलेगी, तिगरा बांध उन्होंने बनवाया, ग्वालियर से कनेक्टिविटी के रेल, उस ज़माने में कितनी बड़ी बात थी जब देश में गिनी चुनी रेल चलती थी, तब उन्होंने ग्वालियर से शिवपुरी, ग्वालियर से भिंड और ग्वालियर से शिवपुर के बीच में रेल लाइन बिछाई। तो ये पब्लिक की कनेक्टिविटी के कारण ही संभव होता था कि पब्लिक से उनका कनेक्शन बना रहे। जब राजा बन गया किंग मेकर, 50 साल के ज्योतिरादित्य सिंधिया आज की तारीख में मंझे हुए राजनेता बन गए हैं। कांग्रेस को उन्हें हाशिए पर धकेलने की कीमत चुकानी पड़ी थी और मध्य प्रदेश की सत्ता भी गंवानी पड़ी थी। 15 साल बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता नसीब हुई थी, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हल्के में लेना हाईकमान को बहुत भारी पड़ा। मार्च 2019 में सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस को घुटने के बल पर लाकर खड़ा कर दिया और तब सिंधिया ने ये कहा था, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता। कांग्रेस छोड़ने की इनसाइड स्टोरी। यही था वो ट्वीट जो कांग्रेस से आजाद होते वक्त सिंधिया ने पोस्ट किया था और ये जवाब सीधे सीधे गांधी परिवार को था। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना इत्तेफाक नहीं था, बल्कि गांधी परिवार बनाम सिंधिया की अदावत की पहली कहानी शुरू हुई थी यूपी से। दरअसल यूपी में 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान 2 महासचिव बनाए गए थे। पश्चिम बेल्ट की 38 सीटों का प्रभार ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था और कानपुर से गोरखपुर तक 42 सीटों का जिम्मा प्रियंका गांधी देख रही थी। मोदी लहर में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की सीट जीत पाई। कांग्रेस में इस्तीफे का दौर चला। ज्योतिरादित्य सिंधिया से इस्तीफा मांगा गया और उन्होंने दिया भी, और प्रियंका गांधी को पूरे यूपी की कमान सौंप दी गई। माना जा रहा था कि अदावत की पहली चिंगारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंदर एक बागी पैदा कर दिया था और इस तरह 19 साल का सफर छूट रहा था। Is their idea of India? Their idea of India is to oppose Article 370. I was in that Congress working committee where the abrogation of Article 370 was being attacked, and I raised my voice and I said that this is the idea of India that we are attacking. There is no way we should do this. And I was attacked. What did they say to you? Let me just say this, they did not spare me. 1971 सिंधिया परिवार के लिए ऐसा वर्ष था जब एक ओर माधवराव सिंधिया अपनी मां विजया राजे सिंधिया की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद चुने जाने से कुछ महीने पहले उन्हें पिता बनने का सौभाग्य मिला। सिंधिया वंश में नई किलकारी गूंजी। 1 जनवरी 1971 को ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म हुआ था। सिंधिया वंश में नई पीढ़ी का आगमन हुआ। संतान के जन्म पर माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ठीक वैसी ही चमक और जश्न का माहौल पूरे ग्वालियर में था। जय विलास पैलेस में कई दिनों तक जश्न का माहौल रहा। इस बीच एक और खुशखबरी का इंतजार था, वो थी माधवराव सिंधिया की संसद में दस्तक। 1971 में माधवराव सिंधिया ने पहली बार चुनाव लड़ा जनसंघ से और पहली ही बार में कांग्रेस के DK जाधव को 1.5 लाख वोटों से हरा दिया।
इस तरह से एक साल में सिंधिया वंश से जुड़ी 2 घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों भेजा हॉस्टल? कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तभी तो बचपन में ज्योतिरादित्य के अंदर एक जुझारू छात्र को उनके पिता ने भांप लिया था और उन्होंने सिंधिया वंश की परंपरा से अलग दून स्कूल में दाखिला करा दिया था। स्कूल के बाद दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन कराया। सिंधिया चाहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर अपने करियर की शुरुआत करें, लेकिन अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉस एंजलिस में INC मेरिल लिंच कंपनी के साथ अपने करियर की शुरुआत की। बहुत कम लोग जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑफिस में काम किया है। शाही लुक में सिंधिया ग्वालियर ही नहीं, मध्य प्रदेश के आसपास से लोग दशहरे के दिन सिंधिया की राजसी कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचते हैं। हाव भाव और लुक को देखकर सिंधिया वंश के ऐतिहासिक विराटता का स्वरूप दिखता है। दशहरे के दिन ये परंपरा सदियों पुरानी है। उस वक्त महाराजा अपने लाव लश्कर और सरदारों के साथ महल से निकलते थे। सवारी गोरखी पहुंचती थी। यहां देव दर्शन के बाद शस्त्रों का पूजन होता था। सदियों पुरानी परंपरा को ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी निभाते हैं। बस हाथियों की जगह बग्घी और कार से मंढेर माता मंदिर पहुंचते हैं, जिन्हें सिंधिया राजवंश की कुल देवी कहा जाता है। जब म्यान से निकलती हैं तलवारें, दशहरे की शाम को शमी पूजन का आयोजन होता है, जिसमें सिंधिया वंश के राजा शमी वृक्ष की पूजा करते हैं और प्रताप यानी कि शक्ति हासिल करने के लिए तलवार से शमी वृक्ष की पत्तियों को स्पर्श करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस परंपरा को निभाते रहे हैं। जैसे ही सिंधिया वंश के राजा शमी वृक्ष की पत्तियों को स्पर्श करते हैं, पत्तियों को तोड़ने की होड़ मच जाती है। मान्यता है कि शमी वृक्ष साहस, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक है। ग्वालियर चंबल में शमी पूजन की परंपरा बहुत पुरानी है, जिसे हर साल ज्योतिरादित्य सिंधिया शिद्दत से निभाते हैं और शाही लुक में ही अपने महल में लौटते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया 4000 करोड़ के आलीशान महल के मालिक हैं। चमक, धमक और भव्यता ऐसी है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस महल में सिंधिया रहते हैं उसका नाम है जय विलास पैलेस। महल में 400 कमरे, 3500 किलो के खूबसूरत झूमर, चांदी की ट्रेन, राजसी वैभव वाला डाइनिंग हॉल, 35 कमरों में म्यूजियम, 560 किलो सोने के दीवारों की सजावट है। सिंधिया के आलीशान महल की भव्यता और खूबसूरती ऐसी है जिससे कभी इंग्लैंड का राज परिवार भी हैरान रह गया था और आज भी किसी रोमांच से कम नहीं है। जय विलास पैलेस की दिव्यता पर अमित शाह भी हैरान रह गए थे। पिछले साल 16 अक्टूबर को जय विलास पैलेस ने गृह मंत्री अमित शाह की मेजबानी की थी। गृह मंत्री अमित शाह के जय विलास पहुंचने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी और रानी प्रियदर्शनी सिंधिया ने उनका स्वागत किया था। सिंधिया का महल इतना भव्य और खूबसूरत है कि अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वो जय विलास पैलेस में म्यूजियम को देखते नजर आए और यहाँ एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया था। घूमते हुए अमित शाह उस स्थान पर भी पहुंचे जहां विजिटर बुक रखी थी। विजिटर बुक को देखकर अमित शाह वहां कुर्सी पर बैठ गए और इसके बाद अमित शाह ने विजिटर बुक में संदेश लिखना शुरू कर दिया। जब अमित शाह संदेश लिख रहे थे तो सबकी नजर विजिटर बुक के उस पेज पर थी कि आखिर अमित शाह ने जय विलास की शान और शौकत को लेकर क्या लिखा। वीर मराठा योद्धा श्री महादजी सिंधिया के वंशजों द्वारा बनाया गया
सिंधिया साम्राज्य और उनके सत्ता केंद्र पर मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर अटक से कटक तक फैली हिंदवी स्वराज्य का संग्रहालय देखकर गौरव की अनुभूति हो रही है। महल की हर एक मंजिल अलग अलग थीम पर है। एक फ्लोर टस्कन है, दूसरा इटालियन डोरिक और तीसरी कोरिंथियन और पल्लाडियन डिजाइन से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। बताया जाता है कि जब महल बनकर तैयार हो गया था तो छत की मजबूती का टेस्ट किया गया। इसके लिए छत पर 8 हाथियों को एक साथ घुमाया गया था। महल की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए हॉल के इंटीरियर में 560 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया। साथ ही एक मॉडल ट्रेन रखी गई जो चांदी से बनी है। ये ट्रेन डाइनिंग टेबल पर लगी है।